साहिब बंदगी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। यमन की जेल में निमिषा प्रिया की कहानी लगभग आज हर भारतीय जानता है कि वह फांसी के इंतजार में बैठी है। लेकिन कौन है निमिषा प्रिया, कौन है उनके माता पिता और क्यों उसने अपना देश छोड़कर यमन में नौकरी करना चाहा और कैसे वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंची, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर कोई चाहता है कि वह एक बेहतर जिंदगी जिए, उसका परिवार खुशियों से भरा हो। ऐसी ही चाहत निमिषा प्रिया की भी थी कि उसका परिवार धन धान से संपन्न हो और उसकी बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए। लेकिन कुछ ही लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, बाकी सब तो समान जिंदगी जीते हैं। यह कहानी एक ऐसी ही महिला की है, निमिषा प्रिया है, जो एक कुशल नर्स और अपनी माँ की प्यारी बेटी और एक समर्पित माँ। आज वह यमन की जेल में फांसी की सज़ा का इंतजार कर रही है। यह कहानी केवल एक अपराध ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे दर्द की गाथा है जिसमें न्याय, अन्याय, विश्वासघात और एक माँ की बेबसी छिपी हुई है। निमिषा प्रिया का जन्म भारत के दक्षिणी राज्य केरल में पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्मतिथि वर्ष 1981 के आसपास मानी जाती है। निमिषा एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में पली बढ़ी। उसके पिता का नाम एन प्रकाशन और माता का नाम सीता प्रकाशन था। पिता एक साधारण नौकरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी। उनका परिवार साधारण लेकिन संस्कारी था, शिक्षा को महत्व देने वाला और ईमानदार। निमिषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थी। वह जब अपने मोहल्ले के अस्पताल जाती थी तो सफ़ेद कपड़ों में सेवा करती नर्सों को देखकर प्रभावित होती थी। निमिषा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पलक्कड़ के एक सरकारी स्कूल से पूरी की। वह बचपन से ही विज्ञान में रुचि रखने वाली थी। 12वीं के बाद उसने त्रिशूर जिले के नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया और 4 साल की पढ़ाई के बाद वह एक पंजीकृत नर्स बन गई। उसकी मेहनत और संवेदनशील स्वभाव ने उसे बहुत जल्दी अपने पेशे में प्रतिष्ठा दिला दी। उसकी देखरेख में मरीज खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। वह दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहती। कुछ सालों के बाद निमिषा की शादी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से शादी का पवित्र बंधन ज़्यादा दिन तक साथ नहीं चला और निमिषा अपने पति से अपनी बेटी को लेकर अलग अपने माता पिता के साथ रहने लगी। भारत में सीमित वेतन के कारण और अपनी बेटी के भविष्य के लिए वह चिंतित रहती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़कर नाम कमाए और इसलिए वह विदेश जाने के बारे में सोचने लगी। उसका लक्ष्य था अधिक पैसे कमाना और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना। कुछ समय तक उसने भारत में ही नर्स के रूप में कार्य किया, लेकिन 2008 में उसने नौकरी के लिए यमन जाने का फैसला किया। यमन में उस समय भारतीय नर्सों की भारी मांग थी, अच्छी सैलरी का वादा था और रहने की सुविधा भी। उसने एक एजेंट की मदद से वीज़ा और यात्रा की प्रक्रिया पूरी की। यमन में पहुंचने के बाद उसने सना के निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाषा की बाधा, रहन सहन, संस्कृति का अंतर और महिला होने के नाते कई सीमाएं, परंतु उसकी ईमानदारी और सेवा भाव के कारण अस्पताल के मरीज और सहकर्मी उसका सम्मान करने लगे। यमन की सामाजिक स्थिति और महिलाओं की दशा भारत से बहुत ज़्यादा कठिन उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन निमिषा ने सब कुछ सहते हुए काम को ही अपनी प्राथमिकता बनाए रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय नागरिक खालिद से हुई और यहीं से निमिषा के साथ विश्वासघात की शुरुआत हुई। खालिद, जो खुद को एक स्थानीय व्यापारी बताता था, उसने शुरुआत में निमिषा की बहुत मदद की। उसने वादा किया कि वह उसकी स्थानीय रूप से
नर्सिंग क्लिनिक में मदद करेगा, लेकिन यह उसकी गहरी चाल की एक रणनीति थी। निमिषा ने उस पर विश्वास कर लिया और दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक खोला। कानूनी प्रक्रिया के तहत क्लिनिक का मालिकाना हक खालिद को घोषित किया गया, जबकि सारा पैसा निमिषा ने लगाया था। कुछ दिन बीता और एक दिन खालिद ने क्लिनिक पर एकाधिकार कब्जा कर लिया और निमिषा के पासपोर्ट भी उसने अपने पास रख लिया। और यहीं से उसका मकसद शुरू होता है। वह निमिषा प्रिया के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगता है। अब निमिषा चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास वैध कागजात नहीं थे। उसने भारत में अपने परिवार को फ़ोन पर सब बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वे भी क्या कर सकते थे। उसने कई बार कोशिश की यमन पुलिस से मदद लेने की, लेकिन एक महिला और विदेशी होने के कारण उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। सालों तक खालिद ने उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। 2017 में उसके अत्याचारों से तंग आकर उसने एक योजना बनाई कि वह खालिद से अपने पासपोर्ट चुराकर भारत लौट जाएगी। इस प्रयास में उसने अपने एक भारतीय मित्र के साथ मिलकर एक दिन खालिद को बेहोश करने के लिए उसे नींद की दवा दे दी और दवा की मात्रा अधिक हो गई और खालिद की मौत हो गई। यह हत्या नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए एक कदम था, लेकिन कानून ने इसे हत्या माना और निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा ने कहा कि उसने जानबूझकर हत्या नहीं की, वह बस अपने पासपोर्ट की वापसी चाहती थी। लेकिन खालिद के परिवार ने किसस की मांग की। इस कानून के अनुसार खालिद के परिवार को यह अधिकार था कि वे या तो हत्यारे को माफ़ कर दे या उससे ब्लड मनी की मांग करे या फांसी की सज़ा दे। अंततः यमन की अदालत ने निमिषा को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई और जैसे ही यह समाचार भारत पहुंचा तो मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निमिषा के रिहाई के लिए आवाज़ उठाई। भारत सरकार ने राजनीतिक स्तर पर यमन सरकार से बातचीत शुरू की और कहा कि निमिषा प्रिया को न्याय मिले और जल्द से जल्द उसे रिहा किया जाए। भारत के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फंड जुटाकर खालिद के परिवार को देना चाहा और कहा कि निमिषा को माफ़ कर दें, लेकिन उसके परिवार वालों ने पैसे लेने से मना कर दिया और अपनी सरकार से कहा कि मौत के बदले हमें मौत चाहिए। फिलहाल निमिषा की फांसी रुक गई है, लेकिन आखिर कितने दिनों के लिए यह समय बताएगा। यह कहानी केवल निमिषा प्रिया की नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों भाई बहनों की है जिन्हें विदेश में जाकर शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ता है। और इस घटना से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि अपना देश अपना ही होता है। भले उसमें लाख बुराइयां हों, भले कम पैसे मिलते हों, अच्छी सुविधा ना हो, लेकिन कम से कम अपने देश में सूखी रोटी भी खाकर जीवन गुजर किया जा सकता है। अब देखना है कि निमिषा प्रिया को न्याय मिलता है या नहीं, एक माँ अपनी बेटी से मिल पाती है या नहीं, यह अब समय बताएगा।